अजीज़ दोस्तों नमस्कार। अजीज़ दोस्तों, ये पहली सेंचुरी एडी, आज 2024 से पहली सेंचुरी में ये अरब का नक्शा था। इसमें जो आप बीच में ये जो लाइट ग्रीन देख रहे हैं ना, ये सिर्फ अरबिक लोग थे। ऊपर लाल कलर का जो देख रहे हैं ये सारे एरामेटिक थे, जो कि ज़्यादातर यहूदियों के थे। फिर ये जो ब्लू है ये प्योर यहूदी थे। फिर ये जो नीचे ग्रीन है मेहंदी कलर का, वो साउथ अरबियन होते थे। और फिर ऑरेंज कलर है वो साउथ सेमेटिक थे। ये था असल अरब। इस्लाम आने के बाद अरब नॉर्थ अफ्रीका तक फैल गया। पूरे नॉर्थ अफ्रीका की पट्टी अरब है। ना इजिप्शियन अरब थे, ना लीबियन अरब थे, ना मोरक्कन अरब थे, ना अल्जेरियन अरब थे, ना ट्यूनीसियन अरब थे। ये सब अरब हो गए। सूडान अरब हो गया, सोमालिया अरब हो गया। फिर इस तरफ आ जाएं, सीरिया अरब नहीं था। तो ये ओरिजिनल अरब लोग नहीं है। ये ऐसे ही हैं जैसे आज पाकिस्तान के मुसलमान ये मानने को तैयार नहीं कि हम हिंदुस्तानी थे और हिंदू थे। ये है सिचुएशन। अजीज़ दोस्तों, ईरान के इलेक्शन हो गए, रिफॉर्मिस्ट जीत गए। और किस तरह के रिफॉर्मिस्ट होंगे ये आपको भी अच्छी तरह पता है कि ईरान में रिफॉर्मिस्ट हो ही नहीं सकते। ईरान में अभी कुछ अरसे पहले एक लॉ पास हुआ था जिसमें कोई भी आदमी 13 साल की बच्ची जो कि उसकी एडॉप्टेड बेटी है उसको भी शादी कर सकता है। यानी एक आदमी किसी बच्ची को एडॉप्ट करता है, वो 13 साल की हो तो वो अपनी एडॉप्टेड बेटी से शादी भी कर सकता है। और ये नए प्रेसिडेंट जो मॉडरेट कहलाते हैं, जो कि तब्दीली लाएंगे ईरान में, वो इस बिल का, इस लॉ को पास कराने में सरे फहरिस्त थे। तो जब इस गंदे बदबूदार सोसाइटी में जब मॉडरेट ऐसे होंगे तो आप सोचें स्ट्रिक्ट कैसे होंगे। मैं आपको बता दूं कि ईरान के एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक शिया लोगों से अफ़गानिस्तान के तालिबान फिर भी लाख दर्जे बेहतर हैं। अजीज़ दोस्तों, आपके सामने एक खबर रखूँगा, वो ये कि तुर्की के अरबगान ने F-16 उड़ा दिए हैं मुख्तलिफ एयरपोर्टों से नॉर्दर्न सीरिया में अटैक करने के लिए। तुर्की सीरिया में वही काम कर रहा है जो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में करता रहा है। और नॉर्दर्न सीरिया में जो बशारुल असद के ख़िलाफ़ जो सीरियन लड़ रहे हैं, ख़ास तौर पे IS के लीडरशिप में, वो सब तुर्की के बैक्ड हैं। और उनकी मदद के लिए, बमबारी के लिए F-16 उड़ा दिए हैं। अरबगान ने कहा है कि हम सीरिया से सारे दुश्मनों को दफन कर देंगे, नीस तो नाबूद कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि जिस तरह गज़ा में इजरायली बमबारी पे पूरी दुनिया में मुसलमान तड़प रहे हैं, निकल पड़े हैं, कब वो तुर्की के ख़िलाफ़ निकलेंगे जिसने अपने एक इस्लामिक कंट्री सीरिया के अंदर ये गंद मचाई हुई है। पैलेस्टाइन इज़राइल तो एक हिस्टोरिक इशू है। यहाँ तो सीरिया एक आज़ाद मुल्क है। तुर्की एक तरह से इज़राइल की मदद कर रहा है क्योंकि सीरिया इज़राइल का दुश्मन मुल्क है। तो तुर्की इज़राइल की मदद कर रहा है सीरिया को बर्बाद करके। मैं वेट कर रहा हूँ कि कब लोग निकल पड़ेंगे। अजीज़ दोस्तों, हिजबुल्लाह ने एक बहुत ही बड़ा अटैक शुरू कर दिया है। सोनिक बॉम्ब की आवाज़ से बेरूत भी गूंज उठा है। इज़राइल और हिजबुल्लाह की जंग रीजन में एक बहुत बड़ा मामला शुरू कर रही है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि मैं अगर इलेक्शन जीत जाऊंगा ना तो यूक्रेन रशिया वार भी ख़त्म हो जाएगी, हमास इज़राइल वार भी ख़त्म हो जाएगी। और ये हम हकीकत देख रहे हैं। देखें, ये ट्रंप का ज़माना था। वो लीडर जिसको बाइडेन ने
नॉर्थ कोरिया के लीडर को, चाइना के लीडर को, रशिया के लीडर को पूरी दुनिया से बाइकआउट कर दिया है। उनको कहीं जाने की इजाज़त नहीं, इनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। ये सब वेस्टर्न वर्ल्ड से और बाकी दुनिया से किस तरह मिलते थे, किस तरह ये एक दूसरे के साथ मिलजुल के चल रहे थे, ये ट्रंप के ज़माने में था। अगर ट्रंप आ जाएगा तो शायद दुनिया इन मामलात से निकल जाएगी। ट्रंप को हटाने के लिए पहले कोविड लाया गया और फिर यूएस इस्टेब्लिशमेंट ने ट्रंप को ज़बरदस्ती हराया, वरना किस तरह पुतिन से, जिंग से, किम से, इन सब से वेस्ट के ताल्लुकात बेहतर थे। कहीं कोई जंग का ख़तरा नहीं था, कहीं कुछ नहीं था। अरब मामलात सही चल रहे थे, सऊदी अरब से मामलात बेहतर हो गए थे। ट्रंप जब सऊदी अरब गया था तो सऊदी अरब ने हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया था अमेरिका में। और इंडिया से कितने अच्छे ताल्लुकात थे। इंडिया के साथ ट्रंप की जो बॉडी लैंग्वेज हमें नज़र आ रही थी, हर लिहाज से चीज़ें चल रही थी। लेकिन बाइडन ने आके सब बेड़ा गर्क कर दिया। रशिया दुश्मन, रशिया के साथ यूक्रेन को उकसा के जंग शुरू करवा दी। चाइना को ताइवान के मामले पे, नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया के मामले पे, इंडिया में कभी नज़र का मामला तो कभी पनून का मामला करके इंडिया के साथ ताल्लुकात को कमज़ोर किए। ये सब भाई साहब बाइडन की शरारत है। ट्रंप आएगा तो मामला बेहतर हो जाएंगे। लेकिन बाइडन जो रशिया के साथ गेम खेल रहा है, उसमें आप देखें कि ज़ेलेंस्की एक करप्ट टीम लेके चल रहा है। खुद भी करप्ट है और उसकी टीम भी करप्ट है। कितनी वीडियोस आ रही हैं कि यूक्रेन में नाइट क्लब मज़े से चल रहे हैं, सब कुछ चल रही है। वेस्ट परेशान है कि यूक्रेन बेचारे मर रहे हैं, ये वो है। हमारे अपने यहाँ के यूके के लोगों की बाइंग पावर कमज़ोर है। यूक्रेन में आप ये देखें कि यूक्रेन के ज़ेलेंस्की की बीवी पेरिस में रहती है। 4.5 मिलियन यूरो की इसने बुगाटी गाड़ी खरीदी। ये इसका बिल है। बुगाटी डीलरशिप पेरिस ने के जैक बेर्टिन ने ये बताया कि ज़ेलेंस्की ने जब 7 जून 2024 को आया था ये पेरिस में, तो ये खरीदारी की थी गाड़ी की। ये करप्शन का आलम है। ये पुतिन को चैलेंज करते हैं। पुतिन का आप कंपैरिजन देख लें। जब 1999 में पुतिन आया था, आज 24 साल बाद, 1999 में जीडीपी पर कैपिटा रशिया का $195 था, आज 2215 बिलियन डॉलर है। सॉरी, पर कैपिटा नहीं, रशिया का टोटल जीडीपी $195 बिलियन था, आज 2215 बिलियन जीडीपी पर पर्सन 1330 था, आज 14400 है। इन्फ्लेशन 36% था, आज 3% है। गोल्ड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 12 बिलियन का था, आज 600 बिलियन का है। कर्जा 92% था जीडीपी का, आज 23% पे ले आया। पेंशन 479 मिलती थी, आज 19,320 मिलती है। इनकम एवरेज पर पर्सन 1523 थी, आज 65,000 है। ये लीडर है तो जाहिर है फिर बाइडन जैसे लोग तबाही करते हैं अपनी इकोनॉमीज़ को। अब आप एक मिसाल ले लें कि ये जो यूक्रेन के लोग हैं वो अब कब तक चीज़ों को चलाएंगे। ये यूक्रेन की एक लड़की है, इसका शौहर रशिया में कैद हो गया था, रशिया से जंग लड़ रहा था। तो जो जंगी कैदी होते हैं उसमें, तो ये अपने शौहर से मिलने आई तो रशिया ने उसके शौहर को आज़ाद कर दिया। अब ये मियाँ बीवी रशिया में रहते हैं और वहीं काम करते हैं। और अब वो लड़की जो है वो वॉलंटियर एक्टिविटीज़ करती है और ये दूसरे जो जंगी कैदी हैं उनकी बीवियों और गर्लफ्रेंड को मदद कर रही है कि आओ अपने जंगी कैदी हस्बैंड्स और बॉयफ्रेंड्स के साथ यहाँ पे मिलो और उनके लिए बेहतरीन काम करो। अजीज़ दोस्तों, यूरोप भी अब दूर होता जा रहा है रशिया की वार से। विक्टर ऑर्बन जो कि हंगरी के प्राइम मिनिस्टर हैं,
यूरोपियन यूनियन है ना, उसके 27 मुल्क हैं। तो यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंसी है ना, वो 6-6 महीने के लिए इन 27 मुल्कों में डिवाइड होती है, यानी एक कंट्री की बारी 14 साल बाद आती है। तो अब ये 6 महीने के लिए हंगरी के पास आई है प्रेसिडेंसी यूरोपियन यूनियन की। तो यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट, हंगरी के प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बान मॉस्को पहुंच गए। नेटो जंग लड़ रहा है रशिया के साथ, और विक्टर ऑर्बान यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट रशिया में पहुंच गए। उन्होंने कहा बातचीत से ही मसला हल करना चाहिए, और यह है कि जंग किसी मसले का हल नहीं। ये शुरू से हंगरी इस चीज़ के खिलाफ है। अभी शंघाई कोऑपरेशन मीटिंग में भी नेटो के मेंबर कंट्री तुर्की के प्रेसिडेंट तैयब अरबकान भी रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन से मिले थे। यूरोपियन यूनियन के बाकी कंट्रीज़ ने विक्टर ऑर्बन की मॉस्को यात्रा के खिलाफ काफ़ी बयानात दिए हैं और बोला कि यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट की हैसियत से उनको जाना नहीं चाहिए था, उनको हम यूरोपियन लीडर से के मैंडेट लेके जाना चाहिए। उनके पास कोई मैंडेट नहीं है। लेकिन हंगरी के लोग कह रहे हैं कि भाई बहुत अच्छा हुआ। तो विक्टर ऑर्बन कह रहे हैं कि बहुत सारे स्टेप लेने हैं ताकि ये जंग ख़त्म हो, और हमने ये पहला स्टेप लिया है। जबकि यूरोपियन फॉरेन पॉलिसी चीफ काजा कल्लास ने कहा है कि ये यूरोपियन प्रेसिडेंसी की पोजीशन को एक्सप्लॉइट कर रहा है कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए। यूरोप के लोग इस मामले पे खुश नहीं हैं कि विक्टर ऑर्बन ने किस तरह अपनी प्रेसिडेंसी की पोजीशन को एक्सप्लॉइट किया और गए। अब देखें बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन $100 of billions यूक्रेन में लगा चुके हैं। सीधा कोई नहीं है। अगर आप ये समझते हैं कि करप्शन सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया में नीचे लेवल पे है, पुलिस वाला सड़क पे ले लेता है, ये वो, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते यहाँ पे करप्शन कितनी है। ठीक है, यहाँ पे ट्रैफिक का कोई मामला होगा, कोई पुलिस वाला रास्ते में मुझे पकड़ेगा, वो 100 रुपया लेके या 100 पाउंड लेके नहीं छोड़ देगा। लेकिन हाई लेवल पे यहाँ पे करप्शन का आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। मिलियंस ऑफ पाउंड और डॉलर में करप्शनें होती हैं। हंटर बाइडन का बेटा कोई दूध का धुला नहीं है, सबको पता है कि वो क्या करता रहा है, और ये सब माल बनाते रहे हैं। और यूक्रेन रशिया वार बेसिकली अमेरिका की वार मशीनरी को कायम रखे हुए यूरोप को तबाह कर रहा है। यूरोप को अब समझना होगा। मैं समझता हूँ कि केयर स्टारमर यूके में आए हैं, वो अब शायद इस जंग में एक्टिवली पार्टिसिपेट ना करें तो बेहतर होगा। लेकिन लेट्स सी कि क्या होता है। यूरोप को ये फैसला करना होगा कि ये रशिया यूक्रेन वार इनके मफाद में नहीं है, इनको तबाह कर रही है। अमेरिका दूर बैठा है, अमेरिका को कोई मसला नहीं हो रहा। यूरोप बिल्कुल बॉर्डर पे है। इनको समझना चाहिए कि इस जंग से इनका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्ट।